प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। प्रबंध की प्रकृति में पहला बिंदु था अपना प्रबंध एक बहुविधा के रूप में, यानी डिसिप्लिन है, और दूसरा बिंदु था अपना प्रबंध कला और विज्ञान के रूप में। प्रबंध किस प्रकार से कला है, किस प्रकार से विज्ञान है। और अब अपनी बात आती है कि प्रबंध एक पेशे के रूप में, कुछ वैज्ञानिक प्रबंधक को पेशे के रूप में मानते हैं। अगर हम केवल पैसे की बात करें कि पैसा क्या है, यानी अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, दक्षता और प्रशिक्षण के आधार पर कोई वेतन या फीस प्राप्त करता है, पैसा कहलाता है। अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है और कार्य करने के लिए बदले में अपने ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण के आधार पर कोई वेतन या फीस प्राप्त करता है, लोगों की सेवा करता है, पैसा कहलाता है। अब बात आती है कि अपने प्रबंध को पैसे के रूप में किस प्रकार से मापा जाता है। एक समय विशेष था जब प्रबंध जो है वो एक जन्मजात प्रतिभा थी। आज जन्मजात प्रतिभा न होकर एक अर्जित प्रतिभा है। कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं, विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा अपने ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर अर्जन किया जाता है, और जो ज्ञान प्राप्त करता है वो व्यक्ति अपने प्रबंधक के रूप में लोगों की सेवा करता है और बदले में फीस या वेतन प्राप्त करता है। प्रबंध पेशे के रूप में, प्रबंध को एक पेशे के रूप में माना जाने लगा है। कुछ वैज्ञानिक हैं उसको अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। प्रबंध को अध्ययन को पेशेवर शास्त्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसी अवस्था में निर्धारित करना यह आवश्यक है कि प्रबंध पेशा है या नहीं है। यानी अलग अलग अवस्थाओं में पेशेवर शास्त्र यानी पेशेवर की श्रेणी में डाल दिया है। कुछ भी अभी भी बताया, विशिष्ट संस्थाएं हैं जो अपने ज्ञान के जरिए, जैसे MBA है, CA है, CS है, तो ये अपने विशिष्ट संस्थाएं जो है अपने ज्ञान के जरिए अपना निर्धारण करती है, पैसे का निर्धारण करती है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये पैसा है या नहीं है। इसके लिए हमें पैसे को पढ़ना पड़ेगा कि पैसा, हम प्रबंध को पैसा किस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि एक समय विशेष था। उस समय उद्योगपति स्वयं अपने पैसे के रूप में कार्य करता था, व्यवसायी था वो पैसे के रूप में कार्य करता था। लेकिन आजकल पेशेवर व्यक्ति की, क्योंकि संस्था का आकार बढ़ गया है, इस अवस्था में पेशेवर व्यक्ति की नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है। सन 1928 में सैंडर्स की परिभाषा के अनुसार, सैंडर्स ने अपनी परिभाषा दी थी, सैंडर्स ने अपना मत दिया था कि प्रबंध संभवतः वह व्यवसाय है। प्रबंध को हालांकि व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। व्यवसाय का मतलब यहाँ उनके कारोबार से नहीं है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय से नहीं है। यहाँ व्यवसाय से सेवा देने से है, पेशेवर व्यक्ति के रूप में। प्रबंध संभवतः वह व्यवसाय है जो बौद्धिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर आधारित है। बौद्धिक अध्ययन, किसी भी विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं से क्षेत्र विशेष में अध्ययन करना, क्षेत्र विशेष में कार्य करना और प्रशिक्षण पर आधारित है। कुछ समय के लिए जो कार्य किया है उसमें कौन कौन सी क्रियाकलाप है, किस प्रकार से वो क्षेत्र विशेष में कार्य करेगा, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करना। जैसे एक डॉक्टर के लिए है, वो कुछ समय के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, 4 साल 5 साल के लिए प्रशिक्षण है। इसी तरह से CA को भी प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है, वकील को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो प्रशिक्षण पर आधारित है, और जिसका उद्देश्य फीस या वेतन लेकर दूसरों को प्रवीण सेवा देना है। जो अपना ज्ञान है, जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो बौद्धिक अध्ययन है, उसके आधार पर उसका उद्देश्य फीस या वेतन प्राप्त करना होता है और लोगों को सेवा देता है, और सेवा के बदले फीस या वेतन प्राप्त करना होता है। प्रवीण सेवा देना यानी कुशल सेवा देना, श्रेष्ठ सेवा देना, और बदले में फीस या वेतन प्राप्त करता है। पैसे की परिभाषा सैंडर्स ने बताया है कि ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर अपना ज्ञान और प्रशिक्षण लोगों को सेवा देता है और बदले में फीस या वेतन प्राप्त करता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। प्रबंध
एक जन्मजात प्रतिभा थी, क्योंकि उस समय अध्ययन का भी आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ विशिष्ट संस्थाएं नहीं थी, और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि कुछ आर्थिक स्थिति जो है वो भी सही नहीं थी, तकनीक के साधन नहीं थे, और ऐसी स्थिति के अंदर विशेष प्रकार की संस्थाएं न होने के कारण प्रबंध जो है वो एक जन्मजात प्रतिभा थी, क्योंकि उस समय व्यवसायी का पुत्र व्यवसायी बनता था, प्रबंधक का पुत्र प्रबंधक ही बनता था, चाहे उसमें को विशिष्ट ज्ञान हो या नहीं हो, एक सामान्य प्रशिक्षण के आधार पर उसे प्रबंधक बना दिया जाता था। लेकिन आज विशिष्ट संस्थाओं के जरिए प्रबंधक को एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में माना गया है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग पेशे की विशेषताएं बताई है। मैकफॉर्लैंड के अनुसार पेशे की विशेषताएं: ज्ञान की विद्यमानता, किसी विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है, ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो चुका है। एमबीए की डिग्री प्राप्त करना ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना होता है, और विशिष्ट ज्ञान के जरिए, क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, इस प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक संस्था वो अपने आप को आतुर दिखाने का प्रयास करती है, और प्रत्येक संस्था अपने आप को आतुर दिखाने का प्रयास करती है, तो ज्ञान की विशिष्ट शाखा, ज्ञान का होना अति आवश्यक है। नंबर 2 आता है औपचारिक व्यवस्था। औपचारिक व्यवस्था निश्चित नियमों के अनुसार, निश्चित कानून के अनुसार, निश्चित समय के अनुसार, एक निश्चित समय के अनुसार, निश्चित नियमों के अनुसार औपचारिक व्यवस्था है। जैसे बीबीए की डिग्री है वो जितने 3 साल में प्राप्त करनी होती है, एमबीए 3 साल में, किस किस समय किस किस प्रकार से एक निश्चित समय निश्चित औपचारिकता है, उस औपचारिकता के अनुसार डिग्री प्राप्त करना आवश्यक होता है। औपचारिक व्यवस्था, प्रबंधक के पास बीबीए की डिग्री होनी चाहिए, एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, और क्योंकि वो अपने ज्ञान के जरिए लोगों को अच्छी सेवा दे सकता है, अपनी संस्था को और अधिक उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। किंतु कुछ विद्वान इसको ये नहीं मानते हैं कि औपचारिक व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, लंबे समय से कार्य कर रहा है, जिस संस्था में कार्य कर रहा है, उसे वातावरण का लंबे समय से अनुभव है, वो उस व्यक्ति को भी प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इन डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है, बीबीए एमबीए की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उसको इस पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। प्रतिनिधि संस्था के रूप में, प्रतिनिधि संस्था किसी विशेष प्रकार की संस्था, जैसे हमारे भारतवर्ष में है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अपने देश के अंदर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की जो शाखाएं हैं, उनसे कुछ डिग्रीधारी व्यक्ति है वो एमबीए भी करवाती है और विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट कोर्सेज करवाती है। तो मैनेजमेंट किया हुआ व्यक्ति वो प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है। और अमेरिका के अंदर अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, यहाँ से जो प्राप्त डिग्रीधारी व्यक्ति जो है, डिग्रीधारी विद्यार्थी जो है, वो प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है। किंतु कुछ विद्वान इसको पेशेवर व्यक्ति के रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि सभी प्रबंधक जो हैं वो इनके सदस्य नहीं हो सकते हैं, वो अपने प्रशिक्षण के आधार पर अपना कार्य करते हैं, इसलिए इसको पेशा नहीं मानते हैं। आचार संहिता का पालन करना, कुछ आचार संहिताएं होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उन नियमों का पालन करना ही होता है, उन नियमों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। आचार संहिता का पालन करना ही होता है। एक डॉक्टर को डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करनी ही होती है, तो वकील है तो वकील को उपाधि प्राप्त करनी ही होती है, आचार संहिता का पालन करना ही होता है। लेकिन कुछ प्रबंधक इस प्रकार के होते हैं जो उन आचार संहिताओं को से परिचित ही नहीं है। सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनी से संबंधित संपूर्ण धाराओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। लेकिन कुछ प्रबंधक इस प्रकार के जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन उनको आचार संहिता का ज्ञान नहीं है। क्यों? कि समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अभी वर्तमान में से कंपनी अधिनियम 2013 है, उससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 लागू था। तो उस समय जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों का उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा की प्रवृत्ति, पेशेवर व्यक्ति के को सेवा की प्रवृत्ति है वो अति आवश्यक है।
हालांकि व्यवसाय में मैं अपने लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है, और पेशेवर व्यक्ति तो का मुख्य उद्देश्य ही लोगों की सेवा करना होता है। सेवा करके बदले में फीस या वेतन प्राप्त करता है। लेकिन सेवा की प्रवृत्ति को भी अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भाषा में परिभाषित किया गया है। हालांकि सेवा का होना, पेशे के अंदर सेवा का होना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से मैकफॉर्डलैंड ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं बताई है। 5 विशेषताएं आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, विशेष तौर से कि मैकफॉर्डलैंड की। हालांकि राइटर की परिभाषाएं के बाद कम पूछते हैं, विशेषताओं के बारे में कम पूछते हैं, लेकिन मैकफॉर्डलैंड की विशेषताएं, रीस की विशेषताएं प्रबंध के अंदर अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए इनको विशेष राइटर के अनुसार ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है रीस के अनुसार। वर्तमान युग है वो बदलता आ रहा है, आधुनिक युग आ रहा है। आधुनिक युग में तकनीकी साधन बढ़ रहे हैं, संप्रेषण के साधन बढ़ रहे हैं, और आधुनिक तकनीक बढ़ने के साथ साथ में लोगों का जीवन स्तर वो ऊंचा उठ रहा है। लोगों का स्तर, जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। जैसे जैसे उनकी क्रय करने की शक्ति है वो बढ़ रही है, क्रय करने की शक्ति बढ़ रही है, तो इस स्थिति में पेशेवर व्यक्ति के रूप में और ज़्यादा आधुनिकता आने शुरू हो गई है। रीस के अनुसार ये एक स्थापित पेशा है, यानी पहले से स्थापित, जैसे चिकित्सा है, कानून है। एक चिकित्सक को अपनी चिकित्सा के लिए, डॉक्टर को एक डॉक्टर के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है। कानून में वकील को एक लॉ की आवश्यकता होती है, डिग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको स्थापित पेशे के रूप में निर्धारित किया गया है, पहले से तय है। नवीन पेशा यानी कि समय समय में परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, और वातावरण में परिवर्तन के साथ में उसको नवीन पेशे के रूप में जाने लगा है। रसायन शास्त्र और समाज शास्त्र के रूप में जाने लगा है। अर्ध पेशा। अर्ध पेशा प्रावैधिक ज्ञान एवं अभ्यास पर आधारित है। प्रावैधिक यानी प्रयोग किए जाते हैं, नए नए प्रयोग करके देखते हैं कैसे, जिससे, क्योंकि वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। वातावरण में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, वातावरण में कोई चीज़ स्थायी नहीं है, परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन होते रहने के कारण उनमें नए नए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इसको अर्ध पेशे के रूप में किया जाता है। जैसे नर्स और प्रयोगशाला के अंदर नए नए प्रयोग किए जाते हैं, नए नए अध्ययन किए जाते हैं, इसी प्रकार से नए नए अध्ययन कर नए नए प्रयोग कर कार्य किया जाता है। इसलिए इसको अर्ध पेशे के रूप में जाने लगा है। भावी पेशा, छोटी छोटी बातें, नंबर एक नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। भावी पेशा किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है। तो भावी पेशा प्रबंध आधुनिक तकनीक के आधार पर, आधुनिक तकनीक के आधार पर जो प्रबंध का कार्य किया जाता है वो भावी पेशा कहलाता है। आधुनिक तकनीक, आज प्रतिस्पर्धा का युग है, संप्रेषण के साधन बढ़ गए हैं, स्थानीय स्तर का व्यापार न कर विश्व स्तर का व्यापार हो गया है, विश्व स्तर के व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इसलिए इसको आधुनिक पेशा के रूप में माना गया है। आधुनिक तकनीक के आधार पर, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार, नई तकनीक के अनुसार पेशे के रूप में निर्धारित करना होता है। सीमांत पेशा प्रावैधिक दक्षता पर आधारित, जैसे ड्राफ्ट्समैन का कार्य करना, सीमांत पेशा प्रावैधिक, हालांकि प्रयोग इसमें भी किया जाता है, ड्राफ्ट्समैन के आधार पर कार्य करना, एडिटिंग करना। मैकफॉर्डलैंड और रीस की विशेषताओं के बाद में अपनी सामान्य विशेषताएं आती है कि प्रबंध की सामान्य विशेषताएं किस प्रकार से हो सकती है। पेशेवर ज्ञान और तकनीक के आधार पर, हालांकि अपन अर्थ पढ़ चुके हैं, परिभाषा भी पढ़ चुके हैं, और अर्थ और परिभाषा में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पेशेवर है वो ज्ञान और तकनीक पर आधारित होता है। क्योंकि एक पेशेवर व्यक्ति जो होता है वो अपने विशिष्ट ज्ञान और तकनीक, जो वर्तमान युग चल रहा है उसमें नई तकनीक किस प्रकार से कार्य कर रही है, नई तकनीक के अनुसार किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, इसके आधार पर पेशेवर व्यक्ति वो कार्य करता है। नंबर 2, आधुनिक तकनीक। भावी पेशे के अंदर हमने पढ़ा था कि आधुनिक तकनीक, नई नई तकनीक के अनुसार, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन नई तकनीक के अनुसार प्रबंध की व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है। जिस प्रकार से कर्मचारियों के लिए CCTV कैमरे लगाना है, आधुनिक तकनीक के अनुसार कार्य किया जाता है। प्रबंधक का कार्यभार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टीम भावना पर बल, समूह भावना का विकास।
एक प्रबंधक को चाहिए कि वो टीम भावना को विकास पर बल दे, सहयोग की भावना पर एक दूसरे का सहयोग करे, टीम भावना का विकास हो, यानी केवल स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ के स्वयं के हित को त्याग कर समूह भावना का विकास होना चाहिए, यानी सब एक के लिए और एक सब के लिए का सिद्धांत लागू होना चाहिए। टीम भावना पर बल से तात्पर्य है कि खुद के व्यक्ति के स्थान पर, अब जैसे मान लो अगर प्रबंधक स्वयं किसी प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है और कोई वस्तु विशेष है वो बाजार के अंदर 100 रुपये में मिल रही है और उसी प्रबंधक का पुत्र जो है वो वही कार्य कर रहा है, उसी वस्तु विशेष का कार्य कर रहा है और वो प्रबंधक 105 रुपये में अगर उसको क्रय कर रहा है तो उसको 105 रुपये में क्रय नहीं करना चाहिए, बल्कि 100 रुपये में अगर मार्केट में वही वस्तु मिल रही है तो अपनी संस्था का लाभ देखते हुए, सभी का लाभ देखते हुए उसे वो 100 रुपये में ही क्रय करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के हित में जो कार्य है वही कार्य करना चाहिए, स्वयं का हित का कार्य नहीं करना चाहिए। परिवर्तन, एक प्रबंधक जो है वो परिवर्तन, वातावरण में अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है परिवर्तन। इसका मतलब वातावरण में कोई चीज स्थायी नहीं है, हर समय परिवर्तन होते रहते हैं और व्यवसाय में तो विशेष तौर से वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किस समय किस प्रकार का परिवर्तन हो जाए पता नहीं चलता है। तो एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में एक प्रबंधक जो परिवर्तनों का सामना करने वाला होना चाहिए, उसका नियोजन पहले से होना चाहिए कि किस समय अगर परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तनों का सामना तुरंत किया जा सकता है। नियुक्ति, नियुक्ति एवं पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुभव। नियुक्ति, बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति क्योंकि कोई पद रिक्त हो जाता है, कई बार कोई सेवानिवृत्त हो जाता है तो पद रिक्त हो जाता है, किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो पद रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति करना आवश्यक होता है और बाहर के व्यक्तियों की जब नियुक्ति की जाए तो श्रेष्ठ व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों की नियुक्ति होगी तो कार्य है वो कुशलता से होगा। नियुक्ति के अंदर लोगों की भर्ती की जाती है, भर्ती के बाद में उनका चयन किया जाता है, चयन के बाद में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद में उनका विकास किया जाता है। अब नियुक्ति के अंदर हमें ये देखा जाता है कि नियुक्ति बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए या आंतरिक पदोन्नति की जाए। बाहर के व्यक्तियों में भी श्रेष्ठ व्यक्ति आ सकते हैं, श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं और पदोन्नति के अंतर्गत अपने ही संस्था में जो पहले से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो अपने लंबे अनुभव के आधार पर उनकी पदोन्नति की जा सकती है, ताकि आंतरिक कार्य में समन्वय स्थापित करना भी आवश्यक होता है। केवल नियुक्ति बाहर के व्यक्तियों की नहीं होनी चाहिए, पदोन्नति अंदर के व्यक्तियों की भी होनी चाहिए ताकि उनमें सामंजस्य स्थापित होता रहे। क्योंकि आंतरिक व्यक्ति जो है संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, लंबे समय से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी भावना पर ठेस नहीं पहुँचे क्योंकि वो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है, तो उनमें सामंजस्य स्थापित कर कार्य करना चाहिए। समन्वय, एक प्रबंधक को चाहिए, पेशेवर व्यक्ति के रूप में एक प्रबंधक को चाहिए कि अपनी संस्था में जो कार्य कर रहा है, पेशेवर व्यक्ति की आवश्यकता कहाँ होती है, जहाँ संस्था का आकार बड़ा होता है, विस्तृत होता है। समन्वय, आपस में तालमेल स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना, कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच में तालमेल, बाहर के व्यक्तियों से तालमेल। एक प्रबंधक को चाहिए कि वो पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा है तो बाहर के व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करे, आंतरिक के अंदर कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करे और यहाँ तक कि स्वामियों के प्रति भी उसका समन्वय होना चाहिए। समन्वय स्थापित कर एक प्रबंधक जो है वो अपना अच्छा कार्य कर सकता है। नेक्स्ट आता है अपना समाज एवं राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व। एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में एक प्रबंधक जब कार्य करता है तो अपने समाज को अच्छी सेवा देकर, समाज से अगर वो फीस या वेतन प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर समाज को अच्छी सेवा देनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को सेवा तो है ही, उसके साथ में राष्ट्र को समय समय पर अपना टैक्स का भुगतान करना, जो निर्धारित टैक्स है उसका भुगतान करना चाहिए। इस प्रकार से एक पेशेवर व्यक्ति जो है, एक प्रबंधक जो है वो पेशेवर व्यक्ति के रूप में अपनी ज्ञान, दक्षता,
के आधार पर लोगों की सेवा करता है और बदले में फीस या वेतन प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह अपनी संस्था का उत्थान करने का प्रयत्न करता रहता है। धन्यवाद।